चलिए हम पहले अपर रूप की बातें कर लेते हैं। अपर रूप क्या होता है? अपर रूप शब्द का क्या मतलब होता है? तो वे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें अपर रूप कहते हैं। इससे क्या हम समझ पा रहे हैं कि रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न है। तो अब हम जानते हैं कि ये रासायनिक गुण क्या होते हैं और भौतिक गुण क्या होते हैं। तो आपके सामने एक बुक रखी हुई है। उस बुक को आप देख के क्या क्या बता सकते हैं? उस बुक के बारे में आप बता सकते हैं कि सर इस बुक का आकार जो है वो आयताकार है, या फिर आप बता सकते हैं कि उस बुक का रंग क्या है, या फिर आप बता सकते हैं कि उस बुक की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है। यानी कि जो चीज़ें आप आंखों से देख के बता सकते हैं वो ही भौतिक गुण होते हैं, ठीक है। परंतु रासायनिक गुण हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और जो रासायनिक गुण होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन करते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन होने के बाद में हम वापस से वो पदार्थ नहीं बना सकते। जैसे कि लकड़ी को हमने जला दिया, तो लकड़ी को जलाने के बाद में राख बन जाती है। क्या हम राख से वापस लकड़ी बना सकते हैं? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, और रासायनिक परिवर्तन रासायनिक गुणों के आधार पर होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन के साथ ऐसा नहीं होता है। क्लियर है बात? तो भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है? जो भौतिक गुणों के आधार पर हो। अब ये भौतिक गुण क्या होते हैं? तो किसी पदार्थ की अवस्था, अवस्था में आ जाएगा ठोस, द्रव, गैस। किसी पदार्थ की अवस्था, किसी पदार्थ का रंग, उसका आकार, उसकी आकृति, ये सब कुछ भौतिक गुणों के अंदर आते हैं। तो सर इसका क्या मतलब है? हमें पता कैसे चलेगा कि किसी अपर रूप के रासायनिक गुण तो समान है परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न है? इसका मतलब ये हुआ कि हमें देखने में कार्बन के जितने भी अपर रूप हैं वो अलग अलग दिखाई देंगे, यानी कि उनकी संरचना अलग अलग होगी। जैसे मैं हीरे की बात करूं, हीरा कार्बन का एक अपर रूप है जिसकी जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है। जबकि मैं अगर ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट भी एक अपर रूप है जिसकी संरचना षटकोणीय होती है। और अगर मैं बात करूं फुलरीन की, तो फुलरीन की संरचना होती है फुटबॉल की जैसी। आपने क्या देखा? हीरे की संरचना अलग है, ग्रेफाइट की संरचना अलग है, और फुलरीन की संरचना अलग है। इसका मतलब क्या है कि उनके भौतिक गुण अलग अलग है। क्लियर है बात? परंतु रासायनिक गुण समान है। सर कैसे पता करेंगे कि रासायनिक गुण समान है? तो जला दो, किसी वस्तु को जलाते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है ना। किसी वस्तु को अगर जलाते हो आप तो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो चाहे आप हीरे को जला लो, चाहे आप ग्रेफाइट को जला लो, चाहे आप कोयले को जला लो, चाहे आप फुलरीन को जला लो, सभी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने वाली है। इन सभी को आपने जलाया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, तो इसका मतलब क्या है कि इनका रासायनिक गुण समान है परंतु दिख अलग अलग रहे हैं। इसका मतलब भौतिक गुण अलग अलग है। मैं उम्मीद करता हूँ रासायनिक गुण और भौतिक गुणों में आपको फर्क समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कार्बन के अपर रूप कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः हम ये मानते हैं कि जो कार्बन के अपर रूप होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरा है अक्रिस्टलीय अपर रूप। चलिए हम बात करते हैं ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, तो हम देख लेते हैं। पहले हमारे पास क्रिस्टलीय अपर रूप है और देन है अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप की डेफिनेशन हम अभी याद करेंगे, और अक्रिस्टलीय अपर रूप अभी हम कुछ एग्जाम्पल इनके देखते हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप का एग्जाम्पल हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरीन है। जबकि अक्रिस्टलीय अपर रूप में जैसे कोल है, कोक, कास्ट, चारकोल और काजल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होता है? तो वह है अपर रूप जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, उसे क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। जैसे कि हीरे की संरचना निश्चित होती है, चतुष्फलकीय। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है, जबकि फुलरीन की संरचना फुटबॉल के जैसी होती है। तो आप इनको देख के बता सकते हैं कि इनकी संरचना कैसी है। इसका मतलब इनकी जो संरचना है वो निश्चित है, फिक्स है। परंतु आप कोल के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते कि इसकी संरचना क्या है। आप कोक के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, आप कास्ट और चारकोल के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, आप काजल के बारे में, है ना। तो आप उस काजल की जो संरचना है उसको देख के क्या आप बता सकते हैं कि इसकी संरचना कैसी है? ये आपने कभी देखा है कि काजल बेलनाकार होती है, काजल गोलाकार होती है? नहीं ना, क्योंकि उसकी संरचना हमें पता नहीं होती। मैं उसी काजल की बात कर रहा हूँ जो आंखों में डाली जाती है ना। तो ये भी कार्बन का एक अपर रूप ही है। परंतु कार्बन के अपर रूप हमने दो भागों में बांट दिए। पहला है क्रिस्टलीय अपर रूप व दूसरा अक्रिस्टलीय अपर रूप।
अगर मैं क्रिस्टलीय प्ररूप की बात करूंगा तो मैं बोलूँगा कि सर जो ये इसकी ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है। मतलब इनमें कार्बन जो होता है वो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था के अंदर अरेंज होता है। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं कि हीरे की संरचना कैसे बनाते हैं, ग्रेफाइट की संरचना कैसे बनाते हैं और उनमें कैसे-कैसे कार्बन एक दूसरे से अरेंज है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। मैं डेफिनेशन की अगर बात करूं तो मैं डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दूंगा। क्रिस्टलीय अपरूप का मतलब क्या होता है? वे अपरूप जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है यानी निश्चित संरचना होती है, उसको हम क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। है जैसे एग्जांपल में बात करूं तो हीरा, ग्रेफाइट व फुलरीन हमारे ये लिए इम्पोर्टेंट है। तीनों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन क्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण हैं। होते क्या है क्रिस्टलीय अपरूप? वे अपरूप जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है उसको हम क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। क्लियर? अक्रिस्टलीय अपरूप की बात कर लेते हैं थोड़ी। वे अपरूप जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती, जैसे काजल है, कोल है आदि, इनकी कोई भी निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं हो सकती। आप उससे देख के नहीं बता सकते कि गोलाकार है, बेलनाकार है, चतुष्फलकी है, षटकोणीय है, नहीं। इसका मतलब इनकी ज्यामितीय फिक्स नहीं होती, संरचना फिक्स नहीं होती, तो उसको हम बोलेंगे अक्रिस्टलीय अपरूप। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं फिर। मैं हीरे की बात करता हूँ अब, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारे पास हीरा, ग्रेफाइट व फुलरीन के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो हीरे की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो हीरा है डायमंड। हीरा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है, जैसा कि आप जानते हैं। अभी एग्जाम्पल में हमने देखा था, हीरे में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध पाया जाता है, इसीलिए हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा प्रकृति की बात कर रहा हूं मैं। हीरा प्रकृति के सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? अगर मैं प्रकृति के सबसे कठोर पदार्थ की बात करूं तो हीरा है। और धातु और अधातु में हमने पढ़ा था कि सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम, पढ़ा था ना। परंतु मैं सबसे कठोर पदार्थ की बात करूंगा, प्रकृति की सबसे कठोर पदार्थ, तो वो है हीरा। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और सहसंयोजक बंध क्या होता है सर? सहसंयोजक बंध होता है जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है भाई? जब आप हीरे की संरचना को ध्यान से देखोगे तो एक कार्बन के ऊपर 4 अन्य कार्बन जुड़े होते हैं। जब आप हीरे की संरचना को ध्यान से देखोगे तो एक ही कार्बन के ऊपर 4 अन्य कार्बन जुड़े होते हैं। और आप सबको पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, यानी कि कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बाह्यतम कोश में होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में है, चारों ने बंध बना लिया। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो विद्युत का चालन किससे होगा? विद्युत का चालन 2 ही वजह से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन हो या फिर आयन हो। तो यहाँ पे आयन की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आयन तो विलयन में होते हैं। ये तो कठोर है, और कठोर भी क्या, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, तो आयन होने की तो दूर दूर तक संभावना ही नहीं ले सकते हम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ना ही आयन है। इसका मतलब ये विद्युत का कुचालक है। कुचालक क्यों है, बात समझ में आई? उसके बाद में है हीरा एक मूल्यवान रत्न है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हीरे के आभूषण बनाए जाते हैं, बहुत ही महंगे महंगे बनाए जाते हैं हीरे के आभूषण, इसलिए मूल्यवान रत्न इसको मैंने बोला है। हीरे की संरचना की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखनी है, हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है। इस संरचना में आप ध्यान से देखो, 4 फलक है कि नहीं है, तो चतुष्फलकीय हो जाएगी ना। तो हीरे की संरचना कैसी हो जाएगी? चतुष्फलकीय। क्लियर है? उसके बाद में हम देखते हैं हीरा रंगहीन तथा पारदर्शी होता है। हीरा रंगहीन, बिना रंग का, तथा पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब होता है आर पार दिखना। पारदर्शी का क्या मतलब होता है? आर पार दिखना। तो हीरे के आर पार आप देख सकते हैं। और हीरा रंगहीन होता है, हीरे का कोई रंग नहीं होता है। ठीक है। अगर मैं संरचना की बात करूं तो कुछ इस तरीके से मुझे संरचना बनानी आती है, जैसी मैंने बनाया। आप लोगों को जैसी आती है आप लोग बनाइएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है। मैं कुछ हीरे की संरचना ऐसी बना लेता हूँ जो बिल्कुल ठीक है। आप इसे एग्जाम में बना के आएंगे तो ये बिल्कुल ठीक है, इसे कोई गलत नहीं कर सकता। ओके, तो हम बात करते हैं, ये एक कार्बन है और इस कार्बन पर ये कार्बन और ये वाला कार्बन भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने कुछ संरचना बनाई है। मैं कोशिश करता हूँ
वापस से बनाने की। इसको आपको बनाना कैसे है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। एक बार यहाँ पे कार्बन आपको लेना है, एक कार्बन, और इस कार्बन से आपको ये कार्बन जोड़ देना है, और इसी कार्बन से 3 कार्बन जोड़, यहाँ पे नहीं बनेगी संरचना, ठीक है। आप कोशिश करना इसे बनाने की। ये हीरे की संरचना है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये चतुष्फल के हीरे की संरचना होती है। हीरे का गलनांक अधिक होता है परंतु ग्रेफाइट से कम होता है, ओके। और गलनांक की अगर मैं बात करूंगा तो हीरे का गलनांक होता है 38। हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की 2 गुनी होती है। हीरे में जो प्रकाश की चाल होती है वो प्रकाश की चाल की 2 गुनी होती है। ऐसा क्यों होता है? जो प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी तो होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये निर्वात क्या होता है? देखो, निर्वात का मतलब होता है बिना वायु का माध्यम। निर्वात का मतलब क्या होता है? बिना वायु का माध्यम। निर्वात को 2 भागों में तोड़ते हैं हम, निर प्लस वात। निर्वात को क्या लिख सकते हैं? निर प्लस वात। और निर का मतलब होता है बिना, और वायु का मतलब होता है माध्यम, बिना वायु, ठीक है। बिना वायु का माध्यम। वात का मतलब होता है वायु, ठीक है। बिना वायु के माध्यम को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। क्लियर? अब हीरा चमकता क्यों है ये हम सीखते हैं। हीरे का चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब हम प्रकाश पढ़ रहे होंगे तो वहां पे पढ़ रहे होंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है ये हम पढ़ेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है। और आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जितनी भी हमारी इंटरनेट की युक्तियां हैं वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही काम कर रही हैं। अभी आपको इतना याद रखना है कि हीरे की चमकने की जो घटना है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है, ठीक है। अगर मैं कार्बन कार्बन के बीच बंद दूरी की बात करूं, 2 कार्बन के बीच में कितनी मध्य की दूरी होगी उसकी मैं बात करूं तो 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है। ये एक के ऊपर छोटा सा बिंदु लगा है ना, इस पूरे को मिला के बोलते हैं एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है? इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉन, इसको एंगस्ट्रॉन पढ़ते हैं, ओके। और इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो अगर मैं 2 कार्बन के बीच की दूरी की बात करूं तो मैं बोलूंगा 1.54 एंगस्ट्रॉन। और ये जो एंगस्ट्रॉन है उसको कैसे लिखते हैं? एक के ऊपर छोटा सा 0 लगा के लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर? उपयोग पे आते हैं हम हीरे की। हीरे के क्या क्या उपयोग हैं? तो हीरे का पहला उपयोग आप सब लोग जानते हैं, आभूषण बनाने में हीरे का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग, कांच काटने में हीरे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कांच को काटने में हीरे का उपयोग किया जाएगा। ग्रेफाइट व मार्बल काटने में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। हीरे को तराशने में यानी कि हीरे को काटने में भी किसका उपयोग किया जाता है? हीरे का ही उपयोग किया जाता है। और फोनोग्राफी में भी किसका उपयोग किया जाता है? हीरे का उपयोग किया जाता है। फोनोग्राफ की सुई जो होती है उसमें हीरे का उपयोग किया जाता है। ये फोनोग्राफ क्या होता है? आपने देखा होगा ना, ये फोनो का मतलब होता है साउंड है। एक ऐसा माइक सा होता है जिसको जो बाहर से खुला होता है और ऐसे अंदर से वो होता है। यहाँ से कोई व्यक्ति बोलता है तो इससे जोर से बाहर आवाज जाती है, इसको बोलते हैं फोनोग्राम, ओके। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? हीरे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम ग्रेफाइट की बातें करते हैं। हीरे के बारे में हमने क्या क्या सीख लिया कि हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि सहसंयोजक बंध पाया जाता है। उसके बाद में हमने क्या देखा था कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। 4 जो कार्बन है वो एक कार्बन के चारों ओर होते हैं, तो चारों बॉन्ड बना रखे हैं और सहसंयोजक बंध से बंधे हुए हैं, तो टूटने की भी संभावना नहीं है। तो हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा चमकता क्यों है? तो हम बोलेंगे कि चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। प्रकाश की अगर मैं बात करूं तो प्रकाश जो है निर्वात में चलता है उसे 2 गुना हीरे में चल सकता है, ठीक है। तो बहुत इसीलिए प्रकाश जो चमकने की घटना होती है पूर्ण आंतरिक क्रिस्टलीय अपर है। क्यों है क्रिस्टलीय अपर? क्योंकि किसकी निश्चित संरचना है। ग्रेफाइट जो है वो एक शब्द से मिला है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफो। ग्रेफाइट शब्द का निर्माण किससे हुआ है? ग्रेफो शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है लिखना। ग्रेफाइट का मतलब क्या होता है?
ग्रेफाइट जो शब्द है वो किससे मिलके बना है? ग्रेफो से, और उसका अर्थ होता है लिखना। तो ग्रेफाइट लिखने में काम आती है। हमारी लिखने वाली पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। हमारी जो लिखने वाली पेंसिल है ना, उसमें ग्रेफाइट होती है। आप पेंसिल से लिख पाते हो, उसमें ग्रेफाइट ही होती है। अगर मैं संरचना की बात करूं तो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो होती है षटकोणीय। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? षटकोणीय संरचना होती है। हीरे की संरचना कैसी थी? चतुष्फलकीय है। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय। संरचना बना भी लेते हैं फिर, ठीक है। संरचना इसको देखो ध्यान से, ये है ग्रेफाइट की संरचना। मुझे जैसी बनानी आती है वो मैंने बनाया है। मुझे ऐसी ही संरचना बनानी आती है। ये ग्रेफाइट की संरचना है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक कार्बन पर 3 अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं। एक कार्बन पर 3 अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं, जबकि जब हीरे की संरचना बन रही थी तो उसमें एक कार्बन पर 4 अन्य कार्बन जुड़े थे। तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे। पर यहाँ पे आपको पता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉनों ने तो यहाँ पे सहसंयोजक बंध बना लिया, परंतु एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, और उसी एक इलेक्ट्रॉन से विद्युत का चालन हो जाएगा। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, इसमें करंट आ सकता है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि जो ग्रेफाइट है ना, वो कोयले से ही बनता है, और जो हीरा है वो भी कोयले से ही बनता है, ठीक है। कार्बन से, कार्बन एक तरीके से कोयला है, ठीक है। कार्बन से क्या बनता है? हीरा बनता है। कार्बन से क्या बनता है? ग्रेफाइट बनती है। कार्बन से क्या बनता है? काजल बनती है। कार्बन से क्या बनता है? फुलरीन बनती है। परंतु इनकी भौतिक जो गुण है वो सबके अलग अलग होते हैं। हीरा कब बनता है? हीरा तब बनता है जब उच्च ताप व उच्च दाब, बहुत चट्टानों के बीच में उच्च ताप व उच्च दाब का जब सहन करता है कार्बन, तो वही कार्बन हीरे में बदल जाता है। और यही नियम एक स्टूडेंट लाइफ पे भी अप्लाई होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में हीरे की तरह चमकना चाहते हैं तो दाब व ताप तो आपको सहना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर कोयले बन के रह जाओगे, है ना। तो हीरा जो है वो कोयले का ही एक अपर रूप है। मतलब कोयले से ही हीरा बनाया जाता है, परंतु वह तब बनता है जब उच्च ताप, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर जब वो सहन कर लेता है, तो वो ही जो कोयला है, वो ही जो कार्बन है, वो किस में बदल जाता है? हीरे में बदल जाता है। वो ही कार्बन हीरा बन जाता है, ठीक है। तो जो लोग अच्छे से मेहनत करते हैं वही हीरे की तरह चमकते हैं। यहाँ पे दाब और ताप एक मेहनत ही तो है। जो स्टूडेंट अच्छी मेहनत करेगा वो क्या है? हीरे की तरह चमक जाएगा, वरना कोयला बना रह जाएगा, ठीक है। तो हीरा तब बनता है जब उसके ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई होता है, बहुत ही चट्टानों के नीचे में जो दबता है नीचे जाके, तो वही जो है कोयला या कार्बन किस में बदल जाता है? हीरे में बदल जाता है, ठीक है। परंतु हीरा विद्युत का कुचालक इसलिए होता है क्योंकि उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जबकि आप ग्रेफाइट की संरचना देखोगे तो जो ग्रेफाइट होता है उसमें एक कार्बन पर 3 अन्य कार्बन जुड़े होते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री बचा यहाँ पे। तो उसी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक हो जाता है। यानी कि इसमें से छील के नहीं देना चाहिए बच्चे को, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने उस पेंसिल को स्विच में डाल दिया हो, ठीक है। अरे स्विच लगा होता है घर में जहाँ से बिजली आ रही होती है, वहां पे हो सकता है बच्चा उसको स्विच में डाल दे, तो अगर वो दोनों तरफ से छिली हुई पेंसिल है तो बच्चे को करंट का झटका लग सकता है, बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए कभी भी पेंसिल को दोनों तरफ से नहीं छीलना चाहिए, एक ही तरफ से छीलना चाहिए। जो पेंसिल होती है, बाहर की जो लकड़ी होती है उसमें करंट नहीं आता है, जिससे लिखी जाती है ना, जिसके अंदर जो नोक होती है, नुकीली जो होती है, उसमें करंट आता है, ठीक है। तो दोनों तरफ से छीलने से वो बाहर निकल जाएगी। जो नुकीला है पेंसिल के अंदर, जो नुकीला भाग है जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, वो बाहर निकल जाएगी और उसमें तो करंट आने वाला है। तो बच्चे ने स्विच में डाला और दूसरी तरफ से बच्चे ने उसको पकड़ रखा है, तो स्विच से करंट पास करेगा और उसकी अंगुली तक आ जाएगा और बच्चे को करंट का झटका लग जाएगा। इसलिए कभी भी पेंसिल को, जब आप बच्चे को पेंसिल दें तो उसे एक तरफ से ही छील के दें, ताकि कोई गलती या फिर कोई ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात?
तो एक बात हमें याद रखनी है कि जो ग्रेफाइट है विद्युत की सुचालक होती है। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रेफाइट की जो परतें हैं ना, ये एक परत है ग्रेफाइट की और ये दूसरी परत है, और इन दोनों परत के बीच में जो बंध होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। तो इन कमज़ोर बंधों के कारण जो ग्रेफाइट की परतें हैं वो फिसल जाती हैं। ठीक है, तो ये फिसलने के कारण भी विद्युत का चालन होता है। तो क्वेश्चन आता है कि ग्रेफाइट विद्युत का चालन क्यों करता है? तो पहला कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा कारण है परतों का फिसलना। मान लो कि मैं पेंसिल चला रहा हूँ, आप पेंसिल ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं ना पेंसिल, तो ये पेंसिल की जो ये छोड़ रहा हूँ मैं, ये पीछे इसकी परतें ही तो छूट रही हैं। पेंसिल ऐसे चल रही है तो परतें छोड़ती जा रही है और वो छोटी होती जाती है। पेंसिल पेन की तरह तो होती नहीं है कि जैसी खरीदी उतनी बड़ी की बड़ी रहेगी, छोटी होती जाती है ना धीरे धीरे। छोटी क्यों होती जाती है वो? क्योंकि उसमें परतें होती हैं और परतें फिसलती जाती हैं और वो परतें हम नोटबुक पे छोड़ते जाते हैं, तो धीरे धीरे पेंसिल क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है और एक दिन पूरी पेंसिल खत्म। तो उसमें परतें होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी के दो कारण हैं, पहला कि परतें होती हैं उसके अंदर, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। जबकि कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन उसमें अपवाद है कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ आई होंगी। अब हम आगे बढ़। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति एवं दो परतों के बीच उपस्थित स्थान के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जो हम बहुत सारी डिटेल हम पहले कर चुके हैं, वही लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दो परतों के बीच में जो दूरी जो बंध होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं और स्थान होता है उन दोनों के बीच में, इसीलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर है बात? ग्रेफाइट काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ है और चिकना होता है। ग्रेफाइट फिसलनदार पदार्थ होता है, यह चमकीला पदार्थ होता है। ग्रेफाइट भी चमकता है, हीरा भी चमकता है और ग्रेफाइट भी क्या होता है? चमकता है। चमकीला पदार्थ है ग्रेफाइट भी। ग्रेफाइट के उपयोग देख लेते हैं फिर। अब ग्रेफाइट के उपयोग की अगर मैं बात करूं तो पेंसिल बनाने में सबको पता है, पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। शुष्क स्नेहक के रूप में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड बनाने में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है और नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। पहले जानते हैं नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक क्या है। तो जहाँ पे परमाणु बॉम्ब बनाए जाते हैं, परमाणु की जो इस बॉम्ब वगैरह बनाने की जहाँ पे वो है भट्टियाँ वगैरह होती हैं, जिसे नाभिकीय भट्टी हम कहते हैं, तो मंदक का मतलब होता है मॉडरेट, यानी कि उसकी अभिक्रिया को कम कर देता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी श्रृंखला संलयन या विखंडन की अभिक्रियाएं होती हैं, जहाँ पे नाभिक जुड़ते हैं और नाभिक टूटते हैं, तो उनको जो अभिक्रिया है उसको धीमा करने के लिए हम ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। मंदक का मतलब होता है धीमा करना। तो परमाणु भट्टी जो होती है उनमें परमाणु बम बनाए जाते हैं, वहाँ पे उनकी अभिक्रियाओं को धीमा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। देन हम बात करते हैं लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में। लोहे की वस्तुओं पर तो पॉलिश करते ही हैं ग्रेफाइट की, इसमें तो समझने को क्या है। इलेक्ट्रोड बनाने की बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड हम मानते हैं मुख्यतः, एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। बैटरी देखा है आपने? बैटरी में एक प्लस लिखा होता है, एक माइनस होता है। प्लस का मतलब है एनोड और माइनस का मतलब है कैथोड। ठीक है, या फिर आपने सेल देखे होंगे, एक बड़ा सा सेल आता है ना, उसके अंदर उसे आप जब उसे डैमेज करते हैं, उसे आप क्या करते हैं, मतलब हथौड़े वगैरह की उसे मारते हैं तो वो बिखर जाता है। जब आप उसको फोड़ देते हैं तो उसके अंदर एक पतली सी कार्बन की रोड मिलती है, काली काली लंबी वाली, वो ग्रेफाइट की बनी होती है और उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोड बनाने में भी। अब हम पेंसिल बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, ये हम जानते हैं। शुष्क स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। शुष्क स्नेहक का मतलब होता है लुब्रिकेंट, ग्रीस वगैरह होती है ना, उनमें भी किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है इसका लुब्रिकेंट के रूप में? क्योंकि जो परतें होती हैं ग्रेफाइट की वो बहुत ही कमज़ोर होती हैं। ठीक है, तो ये फिसलनदार होती है, मतलब फिसलती रहती हैं और चिकना पदार्थ बनता है। लुब्रिकेंट मतलब एक तरीके से चिकना, स्नेहक, तो उसमें भी किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। क्लियर?
फिर हम आगे बढ़ते हैं। फुलरीन की अगर मैं संरचना की बात करूं तो फुलरीन की संरचना फुटबॉल के जैसी होती है। इसका नाम कहाँ से पड़ा, तो अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम पड़ा फुलरीन। ओके, और उसके बाद याद रखना है C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है, जिसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि बकमिंस्टर फुलरीन किसे कहते हैं, तो आंसर है कि C60 जो हम बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं। फुलरीन का नाम कहाँ से पड़ा, तो अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर के नाम पर इसका नाम फुलरीन पड़ गया। इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना होती है फुटबॉल की जैसी। मैं आपको बता दूं कि जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने की होती है ना, वो होती है हीरा व ग्रेफाइट में अंतर। परंतु फिर भी फुलरीन पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप अटेंड कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं फुलरीन के बारे में वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। फिर C60 विद्युत का कुचालक होता है। इसे कार्बन कार्बन के मध्य बंध लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉन होती है। हीरे में हमने क्या देखा था, 1.54 एंगस्ट्रॉन, A0 एंगस्ट्रॉन होता है ना। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट में कितना होता है, 1.40। ठीक है, तो ये इसके कार्बन कार्बन के बीच की जो मध्य की लंबाई है, और ये विद्युत का कुचालक होता है, जबकि हीरा भी विद्युत का कुचालक होता है। 60 का मतलब होता है इसमें कार्बन 60 है की संरचना में 32 फलक होते हैं, जिसमें 20 फलक षटकोणीय तथा 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। कितने फलक होते हैं टोटल, 32। इसमें से 20 कैसे होंगे, षटकोणीय, और 12 कैसे होंगे, पंचकोणीय। देखो कैसे याद रखेंगे, ज़्यादा वाले 20 ज़्यादा होते हैं तो षटकोणीय ज़्यादा होते हैं, और 12 कम होते हैं तो पंचकोणीय कम होते हैं। षटकोणीय में इनमें दोनों में कंपेयर कर लो, एक याद करने का तरीका है वैसे, और कुछ नहीं है ये। आपको याद रखना है सीधा कि जो फलक होते हैं वो 32 होते हैं, जिसमें 20 षटकोणीय होते हैं और 12 क्या होते हैं, पंचकोणीय होते हैं। तो याद रह जाएगा। उपयोग की बात कर लेते हैं, दो ही उपयोग हैं इसके, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में और आणविक बेरिंग में। ये आणविक बेरिंग क्या होता है, प्राकृतिक गैस तो आप जानते होंगे CNG वगैरह, इसके शुद्धिकरण करने में काम आती है। और आणविक बेरिंग क्या होता है वो हम देख लेते हैं। आणविक बेरिंग आपने बचपन में साइकिल तो चलाई होगी। साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल की टायर टायर जो होता है वो घूमता रहता है, उसके अंदर छर्रे डलते हैं। ठीक है, छोटी छोटी गोलियां होती हैं, उनको हम छर्रे बोलते हैं। ठीक है, तो वही आणविक बेरिंग एक तरीके से वो क्या करती हैं, फ्रिक्शन को कम करती रहती हैं, है ना, और टायर अच्छे से रोटेट करता रहता है। तो जो टायर है साइकिल का, या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, ट्रक वगैरह होते हैं, उसमें भी वो छर्रे डालते हैं। तो वही आणविक बेरिंग है। आणविक बेरिंग में भी हम उपयोग करते हैं, और प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में भी हम फुलरीन का उपयोग करते हैं। तो फुलरीन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि फुलरीन की संरचना जो होती है वो फुटबॉल के जैसी होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आया कहाँ से, तो अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरीन पड़ गया। और C16 जो फुलरीन है वो सबसे ज़्यादा स्थायी है, जिसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। और C16 में अगर मैं बात करूँ तो 32 फलक होते हैं, जिसमें 12 फलक जो होते हैं वो पंचकोणीय होते हैं, और 20 फलक होते हैं षटकोणीय। और उपयोग आता है उसके बाद में प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में और आणविक बेरिंग में। दैट कंप्लीट। तो ये आज कार्बन का अपरूप जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे कुछ दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिक, ऐसे कुछ करके टॉपिक है जो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।